हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आउटस्टैंडिंग क्लासेस। हम पढ़ रहे थे अपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का चैप्टर नंबर 10 परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो लास्ट क्लास में हमने असाइनमेंट एंड सक्सेशन का टॉपिक पढ़ा था। आज हम अपने इसी चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि हमारा परफॉर्मेंस ऑफ जॉइंट प्रॉमिसेस। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, उसको जाकर ज्वाइन कर लें। तो हमारा आज का टॉपिक है परफॉर्मेंस ऑफ जॉइंट प्रॉमिसेस। अब देखो यहाँ पर वर्ड आया है जॉइंट प्रॉमिसेस। जॉइंट प्रॉमिसेस कब होता है? हमने अपनी पिछली क्लासेस के अंदर जॉइंट प्रॉमिसर और जॉइंट प्रॉमिसी का कॉन्सेप्ट समझा था। जॉइंट प्रॉमिसर क्या होता है? जब कभी भी दो या दो से ज्यादा प्रॉमिसर होते हैं तो उसको हम जॉइंट प्रॉमिसर बोलते हैं। जॉइंट प्रॉमिसी भी सेम है कि जब कभी भी दो या दो से ज्यादा प्रॉमिसी होते हैं तो उसको हम जॉइंट प्रॉमिसी बोलते हैं। तो जहां पर भी जॉइंट प्रॉमिसर और जॉइंट प्रॉमिसी का कॉन्सेप्ट आता है वहां पर करा गया प्रॉमिस हमारा जॉइंट प्रॉमिस कहलाता है। तो जॉइंट प्रॉमिसर क्या होता है, जॉइंट प्रॉमिसी क्या होता है, वो हम अपनी पिछली क्लासेस के अंदर विद एग्जांपल देख के आ चुके हैं। तो यहाँ तक तो आपको क्लियर ही है। अब इसके आगे बात करते हैं। इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि आखिर जॉइंट प्रॉमिस का परफॉर्मेंस किस तरीके से करा जाता है। यह हमें सेक्शन 42 टू सेक्शन 45 के अंदर दिया गया है, जिसमें से सेक्शन नंबर 42 हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अपने इस चैप्टर के पिछले पार्ट्स के अंदर हमने सेक्शन नंबर 42 को डिटेल में देखा था विद एग्जांपल। तो वहां पर इस सेक्शन को पढ़ना जरूरी था, तो इसलिए मैंने आपको वहां पर ये सेक्शन पढ़ा दिया। अब ये सेक्शन इस टॉपिक के अंदर भी है। सेक्शन नंबर 42 जो है वो परफॉर्मेंस ऑफ जॉइंट प्रॉमिस के अंदर दिया गया है, तो इसको हम यहाँ पर भी पढ़ लेंगे। तो सेम ही कॉन्सेप्ट है, सेम ही बातें, वही जो हमने वहां पढ़ी थी वही बातें हमें यहाँ भी पढ़नी है। तो एक बार फटाफट सेक्शन नंबर 42 को कवर कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो अगर बात करूं सेक्शन नंबर 42, तो इसमें हमें बताया गया कि जब कभी भी जॉइंट प्रॉमिस करा जाता है तो वहां पर जॉइंट प्रॉमिसर आते हैं और जॉइंट प्रॉमिसर की लायबिलिटी होती है कि वो अपने प्रॉमिस को जॉइंटली परफॉर्म करें। तो जॉइंट प्रॉमिसर मस्ट जॉइंटली परफॉर्म द प्रॉमिस। और इन केस अगर किसी भी जॉइंट प्रॉमिसर की डेथ हो जाती है तो उस केस में उस जॉइंट प्रॉमिसर के लीगल रिप्रेजेंटेटिव प्रॉमिस को परफॉर्म करते हैं। ये बातें हमें पता है, ये सब हम पहले भी देख के आ चुके हैं। तो देखते हैं एक बार क्या लिखा गया सेक्शन 42 के अंदर। व्हेन टू और मोर पर्संस हैव मेड अ जॉइंट प्रॉमिस, तो दो या दो से ज्यादा पर्सन का मतलब जॉइंट प्रॉमिसर की बात हो रही है। तो जब कभी भी जॉइंट प्रॉमिसर्स कोई जॉइंट प्रॉमिस करते हैं तो वहां पर देन, इस लाइन को छोड़ दो, अनलेस अ कॉन्ट्रैरी इंटेंशन से कॉन्ट्रैक्ट तक, इसको बाद में देखेंगे। अब यहाँ पर देखो, जब कभी भी जॉइंट प्रॉमिसर कोई जॉइंट प्रॉमिस करते हैं तो उस केस में जॉइंट प्रॉमिसर मस्ट जॉइंटली फुलफिल द प्रॉमिस। तो उस केस में सभी जॉइंट प्रॉमिसर लायबल होते हैं कि वो मिलकर प्रॉमिस को फुलफिल करें। और अगर ऐसा हो जाए कि इन केस किसी भी एक जॉइंट प्रॉमिसर की डेथ हो जाए तो उस केस में उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव अदर सर्वाइविंग जॉइंट प्रॉमिसर्स के साथ मिलकर प्रॉमिस को फुलफिल करते हैं। और अगर ऐसा हो जाए कि सभी जॉइंट प्रॉमिसर्स की डेथ हो जाए, डेथ ऑफ ऑल प्रॉमिसर्स, तो उस केस में सभी जॉइंट प्रॉमिसर्स के लीगल रिप्रेजेंटेटिव मिलकर प्रॉमिस को फुलफिल करते हैं। मस्ट जॉइंटली फुलफिल द प्रॉमिस। तो क्लियर हो गया आपको? ये सारी बातें हम अपनी पिछली क्लासेस के अंदर भी देख चुके हैं, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर जल्दी जल्दी करवा दिया। अब देखो, इस सेक्शन के अंदर जितनी बातें हमने देखी हैं इसको बोला जाता है डेवोल्यूशन ऑफ जॉइंट लायबिलिटी। ये जो रूल है हमारा सेक्शन 42 का, इस रूल को बोला जाता है डेवोल्यूशन ऑफ जॉइंट लायबिलिटी। अब ये तो हमें पता है कि जो जॉइंट प्रॉमिसर्स होते हैं उनकी जॉइंट लायबिलिटी होती है। तो यहाँ पर बोला गया डिवोल्यूशन। डिवोल्यूशन का मतलब होता है ट्रांसफर या फिर डेलीगेशन, यानी आप जो है अपनी जॉइंट लायबिलिटी को ट्रांसफर कर रहे हो किसी दूसरे पर्सन के पास। जैसे कि हमें ऊपर बता रखा है कि सबसे पहली लायबिलिटी जॉइंट प्रॉमिसर की होगी। इन केस अगर कोई जॉइंट प्रॉमिसर डेथ हो जाती है तो उसकी लायबिलिटी किसके पास ट्रांसफर हो जाती है? उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास। और अगर सभी जॉइंट प्रॉमिसर की डेथ हो जाती है तो सभी की जॉइंट लायबिलिटी किसके पास ट्रांसफर हो जाती है? सभी के लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास। तो इसी तरीके से जो है यहाँ पर जॉइंट लायबिलिटी का ट्रांसफर हो रहा है, तो इसीलिए ये हमारा रूल कहलाता है डेवोल्यूशन ऑफ जॉइंट लायबिलिटी। अब अगर बात करें, यहाँ पर दिया गया था अनलेस अ कॉन्ट्रैरी इंटेंशन अपीयर बाय द कॉन्ट्रैक्ट। तो अनलेस का मतलब हमें पता है, अनलेस का मतलब होता है जब तक की नहीं। तो जब तक की नहीं कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई कॉन्ट्रैरी इंटेंशन लिख दी जाए तब तक जो है आपका सेक्शन 42 के अंदर दिया गया प्रोविजन एज इट इज एप्लीकेबल होगा। मतलब अगर पार्टीज ने आपस में मिलकर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई कॉन्ट्रैरी बात लिख दी, कुछ ऐसी बात लिख दी जो सेक्शन 42 के अंदर दिए गए रूल्स से रिवर्स है, तो फिर आपकी रिवर्स वाली बात, आपकी कॉन्ट्रैरी वाली बात मान ली जाएगी। लेकिन जब तक आप कोई कॉन्ट्रैरी बात कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखते तब तक आपका सेक्शन 42 एप्लीकेबल होगा। अब ये अनलेस कॉन्ट्रैरी इंटेंशन हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। इससे पहले हम अपने पिछले सभी सेक्शंस के अंदर देख के आ चुके हैं कि अनलेस कॉन्ट्रैरी इंटेंशन का मतलब क्या होता है। अब अगर मैं बताऊं अनलेस कॉन्ट्रैरी इंटेंशन में पार्टीज क्या लिख सकती हैं, तो पार्टीज लिख सकती हैं कि अगर किसी भी जॉइंट प्रॉमिसर की डेथ हो जाए तो उस केस में उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव लायबल नहीं होंगे। तो फिर अगर पार्टीज ने ऐसा कुछ लिख दिया तो फिर उसी को माना जाएगा। जबकि सेक्शन 42 के अंदर क्या दिया गया कि किसी भी जॉइंट प्रॉमिसर की डेथ होने के केस में उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव लायबल होंगे। तो आपको क्लियर हो गया होगा ये बातें, ये सेक्शन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, एक बार दोबारा समझा दिया। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा गया, सेक्शन 42 जो है वो डील करता है वॉलंटरी डिस्चार्ज ऑफ ऑब्लिगेशन से। यानी सेक्शन 42 के अंदर बोला गया है कि जो जॉइंट प्रॉमिसर्स हैं वो वॉलंटरी अपने ऑब्लिगेशन को डिस्चार्ज करें। प्रॉमिसी को कहना ना पड़े
प्रोमिसर्स अपनी मर्जी से अपने ऑब्लिगेशन को पूरा करें। लेकिन अगर इनकेस जॉइंट प्रोमिसर्स जो है अपनी मर्जी से अपनी परफॉर्मेंस पूरी नहीं करते, अपनी मर्जी से वॉलंटरी अपने ऑब्लिगेशन को डिस्चार्ज नहीं करते, तो फिर उस केस में लॉ मेकर्स ने सेक्शन 43 बनाया और बोला कि इस बात का सॉल्यूशन आपको मिलेगा सेक्शन 43 के अंदर। तो अब देख लेते हैं कि आखिर सेक्शन 43 के अंदर क्या लिखा गया है। अगर मैं बात करूं सेक्शन 43 की, तो सेक्शन 43 के अंदर लॉ मेकर्स ने प्रोमिसी को एक राइट दे दिया। और क्या राइट दिया, तो उसको समझने से पहले ये देखो कि जब कभी भी जॉइंट प्रॉमिस करा जाता है, प्रोमिसर कोई भी प्रॉमिस करते हैं तो वो उस प्रॉमिस को फुलफिल करने के लिए जॉइंटली लायबल होते हैं। यह बात हमें पता है। सपोज ए बी सी ये तीनों लोग मिलकर एक प्रॉमिस करते हैं कि वो डी को 5 लाख रुपीस पे करेंगे, तो यहाँ पर 5 लाख रुपीस पे करने की लायबिलिटी ए बी सी तीनों की मिलकर है, यानी तीनों मिलकर अपना अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देंगे और डी को 5 लाख रुपीस पे करेंगे, तो इनकी लायबिलिटी जॉइंटली है। लेकिन यहाँ पर प्रोमिसी के पास एक राइट दे दिया, यानी डी के पास एक राइट दे दिया कि डी चाहे, यानी प्रोमिसी चाहे तो उन तीनों में से किसी भी एक जॉइंट प्रोमिसर को पकड़े और उसको बोले कि मुझे बाकी दोनों से कोई लेना देना नहीं है, तुम मेरे लिए मेरी परफॉर्मेंस को पूरा करके दो, तुम मुझे 5 लाख रुपए पे करो। तो यहाँ पर प्रोमिसी को एक राइट दे दिया कि प्रोमिसी अगर चाहे तो वो किसी भी एनी वन ऑफ द जॉइंट प्रोमिसर से परफॉर्मेंस की डिमांड कर सकती है। तो डी चाहे तो ए को पकड़ ले और बोले तू मेरे 5 लाख रुपए पे करो, चाहे तो बी को पकड़ ले, चाहे तो सी को पकड़ ले, किसी को भी पकड़ सकता है। तो इसका एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर देखो ए बी सी जॉइंटली प्रॉमिस टू पे ₹3000 टू डी। ए बी सी तीन जॉइंट प्रॉमिसर हैं, तीनों ने मिलकर जॉइंटली प्रॉमिस करा है कि वो डी को 3000 रुपीस पे करेंगे। तो यहाँ पर तीनों की जॉइंट लायबिलिटी बनती है डी को 3000 पे करने की। लेकिन हमारे सेक्शन 43 ने बोला है कि जो प्रॉमिसी है यानी डी है, उसके पास एक राइट है कि वो चाहे तो मे कंपेल किसी भी एक जॉइंट प्रॉमिसर को पकड़े और परफॉर्मेंस की डिमांड कर ले। तो यहाँ पर डी के पास राइट है कि वो ए को पकड़े और बोले कि मुझे 3000 रुपए पे करो, चाहे तो सिर्फ बी को पकड़ ले, चाहे तो सिर्फ सी को पकड़ ले। अब आप कहोगे यहाँ पे तो अनजस्टिस हुआ, तो बिल्कुल यहाँ पर अनजस्टिस हुआ। सपोज डी ने जो है ए को पकड़ लिया और बोला मेरी परफॉर्मेंस को पूरा करो, मुझे पूरे 3000 रुपए तुमसे चाहिए, मुझे बी और सी से कोई लेना देना नहीं है, मुझे तुमसे ही 3000 रुपए चाहिए। तो यहाँ पर ये अनजस्टिस है ए के साथ, तो बिल्कुल ए के साथ ये अनजस्टिस है। तो यही तो रिस्क है जॉइंट प्रॉमिस के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। अब प्रॉमिसी के पास ये राइट कहां से आया कि वो किसी भी एक जॉइंट प्रॉमिसर को पकड़ के परफॉर्मेंस की डिमांड कर ले। तो यहाँ पर लॉ मेकर्स ने बताया कि जॉइंट प्रॉमिसर्स की लायबिलिटी किस तरीके की होती है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, जो लायबिलिटी होती है जॉइंट प्रॉमिसर्स की वो जॉइंट एंड सेवरल होती है। जॉइंट एंड सेवरल का मतलब, अब अगर जॉइंट की बात करूं तो जॉइंट तो आपको पता है कि सभी जॉइंट प्रॉमिसर्स की लायबिलिटी जॉइंटली है, यानी वो सब मिलकर जो है लायबल होंगे। अब सेवरल का मतलब होता है इंडिविजुअल, यानी इन लोगों की लायबिलिटी इंडिविजुअली भी है। प्रॉमिसी चाहे तो सभी जॉइंट प्रॉमिसर्स से एक साथ परफॉर्मेंस की डिमांड कर ले, या फिर प्रॉमिसी चाहे तो इंडिविजुअली किसी भी एक जॉइंट प्रॉमिसर को पकड़ ले और उससे परफॉर्मेंस की डिमांड कर ले। यानी यहाँ पर प्रॉमिसर्स की लायबिलिटी जॉइंटली भी है और सेवरल भी है। पार्टनरशिप में भी यही होता है, पार्टनरशिप के अंदर भी जो पार्टनर्स की लायबिलिटी होती है वो जॉइंट एंड सेवरल होती है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब सवाल ये आता है कि अगर मान लो डी ने ए को पकड़ लिया और बोला कि मुझे पूरे 3000 रुपए तुमसे चाहिए, तो ए को 3000 रुपए देने पड़ेंगे डी को। अब बाद में क्या ए बी और सी से उनका कंट्रीब्यूशन मांग सकता है? तो बिल्कुल मांग सकता है। यहाँ पर लॉ ने बोला है ए बाद में बी और सी से जितना भी उनका कंट्रीब्यूशन बनता है उतना वो मांग सकता है, रिकवर कर सकता है। तो पढ़ लेते हैं इसको, क्या लिखा गया है। व्हेन टू और मोर पर्सन्स मेक अ जॉइंट प्रॉमिस, तो जब कभी भी दो या दो से ज्यादा पर्सन जॉइंट प्रॉमिस करते हैं, यानी जॉइंट प्रॉमिसर्स जॉइंट प्रॉमिस करते हैं, तो उस केस में जो प्रॉमिसी है वो कंपेल कर सकता है एनी वन और मोर of such joint promisers to perform the whole of the promise। अब देखो यहाँ पर इस एग्जांपल में देखो ए बी सी इन तीनों ने प्रॉमिस किया कि वो डी को 3000 रुपए पे करेंगे। अब अगर डी ने ए को पकड़ लिया और बोला कि तुम मुझे 3000 रुपए पे करो, तो ए को यहाँ पर 3000 रुपए पे करने होंगे। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि डी ए को 3000 रुपए देने को कह रहा है लेकिन ए के पास 3000 रुपए है ही नहीं, ए के पास सिर्फ 2000 रुपए है, ए सिर्फ 2000 रुपए ही दे सकता है, उससे ज्यादा ए नहीं दे सकता, तो क्या इस केस में डी बैलेंस अमाउंट के लिए दोबारा से बी और सी से पैसा मांग सकता है? अपने बैलेंस अमाउंट के लिए बी और सी के ऊपर केस कर सकता है? तो यहाँ पर जवाब है बिल्कुल कर सकता है। प्रॉमिसी चाहे तो किसी भी एक प्रॉमिसर को पकड़ के कंपेल कर सकता है, लेकिन फिर भी अगर उसे उसका पैसा वापस नहीं मिलता, उसका अमाउंट पूरा रिकवर्ड नहीं होता, तो उस केस में प्रॉमिसी अदर जॉइंट प्रॉमिसर को भी कंपेल कर सकता है अपने बैलेंस अमाउंट के लिए। तो वही बात यहाँ पर बोली गई है, प्रॉमिसी में फाइल रिकवरी सूट अगेंस्ट एनी वन ऑफ देम। प्रॉमिसी जो है किसी भी जॉइंट प्रॉमिसर के ऊपर रिकवरी के लिए सूट फाइल कर सकता है, और इन केस उस जॉइंट प्रॉमिसर से प्रॉमिसी का पूरा अमाउंट रिकवर नहीं हुआ, तो उस केस में प्रॉमिसी जो अदर जॉइंट प्रॉमिसर हैं उनसे भी बैलेंस अमाउंट की रिकवरी ले सकता है। ही मे रिकवर इट फ्रॉम अदर्स। तो हम ये कह सकते हैं कि एक जॉइंट प्रॉमिसर के ऊपर केस फाइल करने से प्रॉमिसी का दूसरे प्रॉमिसर्स के ऊपर केस फाइल करने का राइट खत्म नहीं होता। इट विल नॉट डिबार हिम फ्रॉम फाइलिंग अ सूट अगेंस्ट अदर सब्सिक्वेंटली।
अब ऊपर एक लाइन छूट गई थी, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सप्रेस एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्ररी। ये वही लाइन है अनलेस अ कॉन्ट्ररी इंटेंशन वाली। जब तक आप कॉन्ट्रैक्ट में कोई कॉन्ट्ररी बात नहीं लिखोगे तब तक आपके सेक्शन 43 के रूल्स एज इट इज एप्लीकेबल होंगे। लेकिन अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई कॉन्ट्ररी इंटेंशन लिख दी, सपोज जॉइंट प्रॉमिसर ने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिख दिया कि प्रॉमिसी कभी भी किसी एक प्रॉमिसर को कंपेल नहीं कर सकता, अगर प्रॉमिसी को परफॉर्मेंस की डिमांड करनी है तो वो सभी जॉइंट प्रॉमिसर से जॉइंटली करेगा, तो फिर उस केस में वो जॉइंटली करेगा, वो किसी एक प्रॉमिसर को कंपेल नहीं कर सकता। तो पार्टीज चाहे तो कोई एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट बनाकर कुछ भी कॉन्ट्ररी बात अपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिख सकते हैं। लेकिन जब तक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई कॉन्ट्ररी बात नहीं लिखी गई, इस प्रोविजन से रिवर्स कुछ और नहीं लिखा गया, तब तक आपका यही प्रोविजन एप्लीकेबल होगा कि प्रॉमिसी किसी भी एक जॉइंट प्रॉमिसर को पकड़ के अपनी परफॉर्मेंस के लिए कंपेल कर सकता है। तो क्लियर हो गया आपको। अब बात करें अपने नेक्स्ट सेक्शन की, तो यहाँ पर राइट्स और लायबिलिटीज बता रखे जॉइंट प्रॉमिसर्स की, लेकिन किसके अगेंस्ट? अमंग देमसेल्व्स, यानी जॉइंट प्रॉमिसर्स की राइट्स और लायबिलिटी एक दूसरे के अगेंस्ट बता रखी है। आपस में जॉइंट प्रॉमिसर्स की क्या राइट्स और क्या लायबिलिटीज होंगी वो बता रखा है। तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो हमारे पास दो सेक्शन आएंगे, एक आएगा सेक्शन 43 सेकंड पैरा। ऊपर हमने सेक्शन 43 देखा, ये उसी के आगे उसका सेकंड पैरा दे रखा है, सेक्शन 43 सेकंड पैरा। और यहाँ पर हम देखेंगे बी पॉइंट सेक्शन 43 थर्ड पैरा। इन दोनों के अंदर हम राइट्स एंड लायबिलिटीज की बात करेंगे, लेकिन कौन सी राइट्स और लायबिलिटीज? जो जॉइंट प्रॉमिसर्स की आपस में एक दूसरे के लिए होती है। तो अगर सबसे पहले बात करें सेक्शन 43 सेकंड पैरा में क्या लिखा हुआ है, तो जॉइंट प्रॉमिसर जो है लायबल होंगे टू कंट्रीब्यूट इक्वली, यानी जॉइंट प्रॉमिसर जो है आपस में एक दूसरे को कंट्रीब्यूट करने के लिए इक्वली लायबल होंगे। एग्जांपल देखते हैं, ABCD चार जॉइंट प्रॉमिसर्स हैं। अब ये चारों जॉइंटली प्रॉमिस कर रहे हैं कि वो 40,000 रुपीज पे करेंगे ई को। तो अब यहाँ पर इन चारों जॉइंट प्रॉमिसर्स की लायबिलिटी जॉइंटली है, लेकिन यहाँ पर ई फाइल्ड अ सूट अगेंस्ट ए ओनली। यहाँ पर ई ने जो है ए को पकड़ लिया और ए से एंटायर अमाउंट की डिमांड करी। तो यहाँ पर प्रॉमिसी के पास राइट होता है सेक्शन 43 के अंदर कि वो चाहे तो किसी भी एक जॉइंट प्रॉमिसर को पकड़ के उससे परफॉर्मेंस की डिमांड कर सकता है। तो यहाँ पर ई ने ए को पकड़ लिया, तो अब यहाँ पर इस केस में क्या होगा, ए जो है ई को पूरे 40,000 रुपीज पे करेगा। तो ये सब बातें तो सेक्शन 43 में दी हुई है। तो सेक्शन 43 सेकंड पैरा में क्या दिया गया है? सेक्शन 43 सेकंड पैरा में उसके आगे की बात बताई गई है कि जब ए ई को पूरे 40,000 रुपीज पे कर देगा, उसके बाद ए के पास राइट होगा कि वो बाकी सभी अदर जॉइंट प्रॉमिसर्स से उनका कंट्रीब्यूशन मांग सके। तो बाकी सबका कंट्रीब्यूशन कितना था? चारों जॉइंट प्रॉमिसर्स का कंट्रीब्यूशन 10,000 था। तो यहाँ पर ए के पास राइट है कि वो बी, सी और डी से 10,000 रुपीज की रिकवरी कर सकता है। तो यही बात सेक्शन 43 सेकंड पैरा बोल रहा है कि अगर प्रॉमिसी ने किसी भी एक जॉइंट प्रॉमिसर को पकड़ लिया और परफॉर्मेंस की डिमांड करी, तो उसके बाद वो जॉइंट प्रॉमिसर जो है बाकी अदर जॉइंट प्रॉमिसर से उनका कंट्रीब्यूशन मांग सकता है। वेयर अ जॉइंट प्रॉमिसर हैज बीन कंपेल्ड टू परफॉर्म द होल प्रॉमिस, अगर किसी एक जॉइंट प्रॉमिसर को कंपेल करा जाता है कि वो अकेला होल परफॉर्मेंस को पूरा करे, तो उस केस में उसके पास राइट होगा कि वो कंपेल कर सकता है अदर जॉइंट प्रॉमिसर्स को टू कंट्रीब्यूट इक्वली विद हिमसेल्फ, मेरे साथ तुम भी अपना इक्वल कंट्रीब्यूशन दो टू द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस। तो यहाँ पर जॉइंट प्रॉमिसर्स के आपस में राइट्स और लायबिलिटीज के बारे में बात हो रही है। तो क्लियर हो गया आपको ये? तो आप देखते हैं सेक्शन 43 थर्ड पैरा के अंदर क्या दिया गया है, जॉइंट प्रॉमिसर्स लायबल टू शेयर लॉसेस इक्वली इफ एनीवन ऑफ द जॉइंट प्रॉमिसर्स मेक डिफॉल्ट इन सच कंट्रीब्यूशन, द रिमेनिंग जॉइंट प्रॉमिसर्स मस्ट बियर द लॉस अराइजिंग फ्रॉम सच डिफॉल्ट इन इक्वल शेयर। अब देखो, जॉइंट प्रॉमिसर्स जब भी जॉइंट प्रॉमिस करते हैं तो उन सबकी जॉइंटली लायबिलिटी होती है, वो सभी अपना अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि कोई एक जॉइंट प्रॉमिसर जो है वो पेमेंट देने में डिफॉल्ट कर दे, यानी पेमेंट देने से मना कर दे, वो पेमेंट दे ही ना पाए, वो इंसॉल्वेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए, किसी भी कारण से वो पेमेंट डिफॉल्ट कर दे, अपना कंट्रीब्यूशन पे ना करे, तो उस केस में उसका कंट्रीब्यूशन कौन पे करेगा? उसके कंट्रीब्यूशन का नुकसान जो है बाकी रिमेनिंग जो जॉइंट प्रॉमिसर होंगे वो बियर करेंगे। और किस रेशियो में बियर करेंगे ये भी बता रखा है, इन इक्वल शेयर में बियर करेंगे। तो इसका एग्जांपल देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ए बी सी ये तीनों जॉइंट प्रॉमिसर हैं, ये प्रॉमिस करते हैं डी को कि वो उसे 3,000 रुपए पे करेंगे। लेकिन अब यहाँ पर जो है डी, जो कि हमारा प्रॉमिस है, उसने ए को पकड़ लिया और बोला कि तुम मुझे पूरा 3,000 रुपए पे करो, एंटायर सम पे करो। तो अब ए को पे करना पड़ेगा। तो अब ए ने जो है डी को पूरा 3,000 रुपए पे कर दिया। तो अब यहाँ पर जो ए है उसके पास राइट आ गया कि वो बी और सी से उनका कंट्रीब्यूशन मांग सकता है। In this case, A is entitled to recover 1,000 each from B and C. ये हमें सेक्शन 43 सेकंड पैरा ने बता रखा है। लेकिन सेक्शन 43 थर्ड पैरा क्या कह रहा है? सेक्शन 43 थर्ड पैरा कह रहा है कि अगर इन केस C जो है वो अनेबल हो जाता है टू पे एनीथिंग, C कह रहा है कि मैं 1,000 रुपीज पे नहीं कर सकता, यानी सी जो है अपना कंट्रीब्यूशन देने से मना कर रहा है। अब सी के कंट्रीब्यूशन ना देने की वजह से जो लॉस हुआ है 1,000 का, उसकी भरपाई कौन करेगा? सी के 1,000 का लॉस कौन बियर करेगा? तो यहाँ पर लॉ ने बताया कि सी के 1,000 का लॉस जो है रिमेनिंग जॉइंट प्रॉमिसर बियर करेंगे। और किस रेशियो में बियर करेंगे? इक्वल शेयर में बियर करेंगे। तो अब सी के जो 1,000 का लॉस है वो ए और बी बियर करेंगे, यानी ए 500 का लॉस बियर करेगा और बी 500 का लॉस बियर करेगा। ए ने तो पूरे 3,000 रुपए पे कर दिए, तो अब ए के पास यहाँ पर राइट आ गया कि वो बी से 1,000 प्लस 500 रुपीज रिकवर कर सकता है, यानी टोटल 1,500 रुपीज रिकवर कर सकता है। अब ये 1,500 कहां से आया? ये तो हमें पता है कि बी जो है 1,000 रुपीज देने के लिए लायबल था। बी ने जो है ए को 1,000 रुपीज का
कंट्रीब्यूशन देना था, इतना तो हमें पता है। अब 500 एक्स्ट्रा कहां से आया? सी ने जो 1000 रुपीज पे नहीं करा उसका लॉस ए और बी मिलकर उठाएंगे। ए ने 500 का लॉस उठा लिया तो 500 का लॉस कौन उठाएगा? बी उठाएगा। तो 1000 के साथ साथ बी की 500 की लायबिलिटी और बढ़ गई, तो ए जो है अब यहाँ पर बी से 1500 रुपीज रिकवर कर सकता है। तो यही ऊपर बोला गया था, एनी वन ऑफ द जॉइंट प्रॉमिसर मेक्स डिफॉल्ट, कोई भी एक जॉइंट प्रॉमिसर पेमेंट देने में डिफॉल्ट कर देता है, अपना कंट्रीब्यूशन देने में डिफॉल्ट कर देता है, तो उस केस में रिमेनिंग जॉइंट प्रॉमिसर बियर करेंगे उसके लॉस को, और किस रेशियो में बियर करेंगे? इक्वल शेयर में बियर करेंगे। एक और एग्जांपल देखो, XYZ जॉइंटली प्रॉमिस टू पे ₹6000 टू ए। XYZ इन तीनों ने जॉइंटली प्रॉमिस करा है कि वो ए को 6000 रुपीज पे करेंगे। अब यहाँ पर ए चाहे तो X को भी कंपेल कर सकता है, चाहे तो Y को भी कर सकता है, चाहे तो Z को भी कर सकता है। तो अब यहाँ पर अगर Z को कंपेल करा गया टू पे द होल अमाउंट, तो उस केस में Z जो है वो 6000 रुपीज पे करेगा ए को। अब बाद में Z के पास क्या राइट आ गया कि वो X और Y से उनका कंट्रीब्यूशन मांग सकता है। कितना कंट्रीब्यूशन बनता है तीनों का? सभी मिलकर 2-2000 रुपए देंगे, तभी ए को 6000 रुपए पे करा जाएगा। अब यहाँ पर हुआ क्या? एक्स जो है वो इंसॉल्वेंट हो गया। अब एक्स कह रहा है यहाँ पर जो है सिर्फ मैं 1000 रुपीज पे कर सकता हूँ, 1/2 ऑफ हिज डेट, जितना मेरा डेट है उसका मैं 1/2 पे कर सकता हूँ, यानी 2000 रुपए मैंने देना है तो मैं 1000 रुपए दे सकता हूँ। तो एक्स से कितना रिकवर हो सकता है? सिर्फ 1000 रुपीज, जबकि एक्स की लायबिलिटी कितनी थी? 2000 की। लॉस कितना का हुआ? 1000 का। एक्स जो है वो सिर्फ 1000 रुपीज दे रहा है, यानी 1000 का लॉस है, वो वाई और जेड आपस में बियर करेंगे। तो यहाँ पर जेड जो है एक्स से 1000 रुपीज ले लेगा, जितना मिल रहा है उतना पैसा तो रिकवर करेगा, और वाई से 2000 की जगह अब 2500 रुपीज रिकवर करेगा, क्योंकि एक्स ने जो लॉस करा है उसको भी तो पूरा करना है। तो यहाँ पर 500 का लॉस जो है वो वाई बियर करेगा और 500 का लॉस जो है वो जेड बियर करेगा। तो 2500 कैसा आया आपको समझ में आ गया? एक और एग्जांपल देखते हैं। XYZ ये तीन जॉइंट प्रॉमिसर हैं, इन्होंने 6 लाख रुपीस पे करने का जॉइंट प्रॉमिस करा किसको? ए को। अब यहाँ पर एक नई बात दी गई है, यहाँ पर जो है रेशियो बताया गया है, किस रेशियो में पे करेंगे? 3:2:1, यानी अगर हम XYZ की लायबिलिटी निकालें तो X जो है वो 6 लाख में से 3 लाख रुपीस पे करने के लिए लायबल है। अब ये तो आपको निकालना आता ही होगा, इन सभी रेशियो का टोटल कर लो, 3 + 2 + 1 कितना हो गया? 6। तो हमें X का शेयर निकालना है, X का रेशियो कितना है? 3, तो 3/6 कितना आ गया? 3 लाख रुपीस। Y की बात करें तो Y का रेशियो कितना है? 2, तो 2/6 Y का शेयर आ गया, Y जो है 2 लाख रुपीस पे करने के लिए लायबल है। Z का शेयर निकालना है, Z का रेशियो कितना है? 1, तो 1/6 कितना हो गया? 1 लाख रुपीस। तो ये सभी मिलाकर 6 लाख रुपीस हो गया, जिसमें से X जो है 3 लाख रुपए पे करने के लिए लायबल है, Y जो है 2 लाख रुपए पे करने के लिए लायबल है, और Z जो है 1 लाख रुपए पे करने के लिए लायबल है। तीनों की लायबिलिटी आ गई, लेकिन ये तीनों की लायबिलिटी कैसी लायबिलिटी है? जॉइंट लायबिलिटी है, तीनों ने जॉइंट प्रॉमिस करा है। लेकिन अब हुआ क्या? X जो है वो इंसॉल्वेंट हो गया, X जो है सिर्फ 1/2 पेमेंट दे सकता है, यानी X की लायबिलिटी कितनी बनती थी? 3 लाख रुपए की, लेकिन X कह रहा है कि मैं सिर्फ अपनी हाफ लायबिलिटी पे कर सकता हूँ, यानी 1,50,000 रुपीस पे कर सकता हूँ। तो कितना बच गया? 1,50,000 और बच गया। अब ये 1,50,000 का लॉस कौन बियर करेगा? तो हमें बता रखा है कि अगर कोई भी प्रॉमिसर अनेबल हो जाता है टू मेक पेमेंट, तो उसका जितना भी लॉस होगा उसको बियर कौन करेगा? रिमेनिंग जॉइंट प्रॉमिसर। और किस रेशियो में करेंगे? इक्वल रेशियो में। तो 1.5 लाख को अगर 2 हिस्सों में बांटोगे तो 75,000, तो यहाँ पर 2 लाख रुपए तो वाई की लायबिलिटी थी, 2 लाख के साथ 75,000 और ऐड हो जाएगी, और उसी तरीके से जेड की लायबिलिटी भी 1 लाख रुपीस थी पहले से, तो अब इसमें भी 75,000 रुपीस और बढ़ जाएगा। तो फाइनल जो कंट्रीब्यूशन बनेगा एक्स वाई और जेड का, वो इस तरीके से बनेगा कि एक्स जो है वो सिर्फ 1,50,000 रुपीस ही पे कर पा रहा है, तो उसके बचे हुए 1,50,000 का लॉस कौन बियर करेगा? वाई और जेड। और किस रेशियो में बियर करेंगे? इक्वल रेशियो में। तो 2 लाख प्लस 75,000, 2,75,000 रुपीस वाई देगा, और 1 लाख प्लस 75,000 यानी 1,75,000 रुपीस जेड देगा। तो यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ लग रही है। एक्स वाई जेड इन तीनों का शेयर अलग अलग था, तीनों ने अलग अलग रेशियो में बेनिफिट एंजॉय करा था। इस 6 लाख रुपीस में से 3 लाख का बेनिफिट एक्स ने एंजॉय करा था, 2 लाख का बेनिफिट वाई ने एंजॉय करा था, और 1 लाख का बेनिफिट जेड ने एंजॉय करा था। तो यहाँ पर तीनों ने ही अलग अलग रेशियो में बेनिफिट एंजॉय करे थे। तो आखिर जब लॉस हो रहा है तो वो इक्वल रेशियो में क्यों बांटा जा रहा है? तो यहाँ पर तो जेड के साथ गलत हो रहा है। जेड ने सिर्फ 1 लाख रुपए वापस करने थे, जेड की लायबिलिटी सिर्फ 1 लाख रुपए थी, और वाई की लायबिलिटी जेड के डबल थी, यानी 2 लाख रुपए थी। तो आखिर वाई और जेड इक्वल शेयर में लॉस क्यों बियर करें? तो अब ये आपको भी कुछ अजीब लग रहा होगा, मुझे भी लग रहा है, सबको लगता है, लेकिन लॉ ने जो लिख दिया वो लिख दिया। लॉ ने यहाँ पर सेक्शन 43 पैरा 3 में लिख दिया कि जो भी लॉस होगा उसको रिमेनिंग प्रॉमिसर्स इक्वल शेयर में बियर करेंगे, तो फिर उस केस में इक्वल शेयर में ही बियर करना पड़ेगा। लेकिन मैंने देखा है कि कई बार जो है अलग अलग बुक्स में यहाँ पर जो लॉस होता है उसको जॉइंट प्रॉमिसर्स के रेशियो में बांट दिया जाता है। तो अगर आपको किसी बुक्स में इस तरीके से इस रेशियो में बटा हुआ मिले तो आप कंफ्यूज मत होना। लॉ ने तो यही बोला कि इक्वल शेयर में बटेगा, बाकी जैसा आपको आपके बुक में बोला जाए आप वैसा ही कर लेना। तो क्लियर हो गया आपको? ये शेयर लॉस वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप
इसको ध्यान से करके जाना। इसके ऊपर ये जो न्यूमेरिकल मैंने बता रखे हैं ये न्यूमेरिकल आ सकते हैं, आप इसको देख के जाना। अब अगर आगे बात करें सेक्शन 43 का एक एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है और उसमें क्या बोला गया है, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल प्रिवेंट अ श्योरिटी फ्रॉम रिकवरिंग फ्रॉम हिज प्रिंसिपल पेमेंट मेड बाय द श्योरिटी ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल। देखो यहाँ पर बात हो रही है प्रिंसिपल और श्योरिटी की, तो श्योरिटी की बात कहां पर होती है, जब हमारा गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट होता है। मैंने आपको कई बार बता रखा है कि गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके से करा जाता है। गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर टोटल 3 पार्टीज होती हैं, एक डेटर, एक क्रेडिटर और एक श्योरिटी। तो श्योरिटी कौन होता है, जो डेटर की गारंटी लेता है। तो डेटर यानी जो हमारा प्रिंसिपल है उसकी लायबिलिटी, पहली लायबिलिटी बनती है क्रेडिटर को पैसा देने की, लेकिन अगर प्रिंसिपल पैसा नहीं दे पाता तो उस केस में क्रेडिटर को पैसा कौन पे करता है, श्योरिटी पे करता है। तो यहाँ पर यही बात बोली है कि अगर श्योरिटी ने प्रिंसिपल के बिहाफ पे यानी डेटर के बिहाफ पे कोई पेमेंट करी है तो श्योरिटी को उस पेमेंट को रिकवर करने से कोई नहीं रोक सकता, श्योरिटी उस पेमेंट की रिकवरी प्रिंसिपल से कर सकता है। अब ये गारंटी श्योरिटी क्या होते हैं, इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले भी अपने पिछले क्लासेस के अंदर कई बार बता चुका हूं, तो उसको हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, कोई भी सेक्शन श्योरिटी को उसका पैसा रिकवर करने से नहीं रोक सकता जो पैसा उसने प्रिंसिपल के बिहाफ पे करा है। इसका ठीक उल्टा भी हो सकता है कि अगर प्रिंसिपल ने श्योरिटी के बिहाफ पे कोई पैसा दे रखा हो तो फिर उस केस में प्रिंसिपल के पास राइट आ जाएगा यानी डेटर के पास राइट आ जाएगा कि वो श्योरिटी से उस पैसे को रिकवर कर सकता है। एग्जांपल देखो, एबीसी ज्वाइंटली प्रॉमिस कर रहे हैं टू पे ₹3000 टू डी को 3000 रुपए पे करने का प्रॉमिस कर रहे हैं। एबीसी तीनों मिलकर ज्वाइंटली प्रॉमिस कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो ए और बी है वो श्योरिटी है सी के, सी जो है प्रिंसिपल है और ए और बी उसके श्योरिटी है। और जब एक से ज्यादा श्योरिटी होता है तो उसको हम बोलते हैं को श्योरिटी। तो यहाँ पर ए और बी को श्योरिटी है किसके, सी के। अब यहाँ पर क्या हुआ, सी जो है डी को पैसा पे नहीं कर पा रहा, तो अब इस केस में अगर प्रिंसिपल पैसा नहीं दे पाता तो कौन देगा, उसके श्योरिटी देंगे क्योंकि उन्होंने गारंटी ली थी प्रिंसिपल की। तो ए और बी जो उसके श्योरिटी है वो प्रिंसिपल के बिहाफ पे यानी सी के बिहाफ पे पेमेंट कर देते हैं डी को। तो अब यहाँ पर ये जो श्योरिटी है इनके पास राइट आ गया कि वो प्रिंसिपल यानी सी से अपने अमाउंट की रिकवरी कर सकते हैं जो उन्होंने उसके बिहाफ पे करी थी। आगे देखते हैं, अगला सेक्शन है सेक्शन 44। टोटल इस टॉपिक के अंदर हम 5 पॉइंट पढ़ेंगे, 3 पॉइंट हम पढ़ चुके हैं, चौथा पॉइंट ये रहा हमारा, प्रॉमिसी में रिलीज वन ऑफ द जॉइंट प्रॉमिसर्स। प्रॉमिसी चाहे तो किसी भी एक जॉइंट प्रॉमिसर को रिलीज कर सकता है। अब देखो ऊपर हमने प्रॉमिसी का एक राइट देखा था कि प्रॉमिसी चाहे तो किसी भी एक जॉइंट प्रॉमिसर को कंपेल कर सकता है कि तुम मेरे लिए पूरा प्रॉमिस परफॉर्म करो। उसी तरीके से प्रॉमिसी के पास एक और राइट है कि वो चाहे तो किसी भी एक जॉइंट प्रॉमिसर को रिलीज कर सकता है और बोल सकता है कि मैं तुम्हें रिलीज करता हूं, तुम मेरे लिए लायबल नहीं हो, तुम्हें जाओ मैंने फ्री किया, मैं तुम्हारे ऊपर कभी भी केस नहीं करूंगा। तो प्रॉमिसी चाहे तो किसी भी एक जॉइंट प्रॉमिसर को रिलीज कर सकता है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, व्हेन अ प्रॉमिसी रिलीज वन ऑफ द जॉइंट प्रॉमिसर्स। अगर प्रॉमिसी किसी भी एक जॉइंट प्रॉमिसर को रिलीज करता है तो उस केस में प्रॉमिसी ने जिस जॉइंट प्रॉमिसर को रिलीज करा है वही जॉइंट प्रॉमिसर रिलीज माना जाएगा, बाकी अदर जॉइंट प्रॉमिसर अभी भी लायबल होंगे। अगर सपोज ए बी सी 3 जॉइंट प्रॉमिसर्स हैं, अब प्रॉमिसी ने जो है ए को रिलीज कर दिया और बोला कि तुम्हें अब परफॉर्मेंस करने की जरूरत नहीं है, मैं बी और सी से परफॉर्मेंस करवा लूंगा। तो उस केस में ए तो रिलीज हो गया, तब क्या ए के रिलीज होने से बी और सी भी रिलीज हो जाते हैं? बिल्कुल नहीं, बी और सी अभी भी लायबल होंगे। एक प्रॉमिसर के रिलीज होने से बाकी अदर प्रॉमिसर की लायबिलिटी खत्म नहीं हो जाती। द रिलीज ऑफ वन प्रॉमिसर डज नॉट डिस्चार्ज द अदर जॉइंट प्रॉमिसर्स। एक जॉइंट प्रॉमिसर्स के डिस्चार्ज होने से अदर जॉइंट प्रॉमिसर डिस्चार्ज नहीं होंगे। दस द रिमेनिंग जॉइंट प्रॉमिसर्स कंटिन्यू टू बी लायबल टू पे द अमाउंट। अब देखो यहाँ पर ऐसा क्यों करा गया, प्रॉमिसी ऐसे कैसे किसी भी एक जॉइंट प्रॉमिसर को कह सकता है कि तुम्हें पैसा पे करने की जरूरत नहीं है, मैं बाकी दोनों से ले लूंगा? ये तो गलत बात हो गई ना। तो लॉ ने यहाँ पर बोला कि गलत कुछ भी नहीं हुआ, प्रॉमिसी भले ही एक जॉइंट प्रॉमिसर को रिलीज कर दे लेकिन वो जो रिलीज जॉइंट प्रॉमिसर है वो अदर जॉइंट प्रॉमिसर्स के लिए अभी भी लायबल है, वो अदर जॉइंट प्रॉमिसर को अपना कंट्रीब्यूशन पे करेगा। It may also be noted that released joint promisor remain liable to contribute the other joint promisors. Example देखो, ABC jointly promised to pay 9,000 to D. D released A from liability. D ने A को रिलीज कर दिया, यानी ABC इन तीनों की लायबिलिटी कितनी बनती थी? 3,000, 3,000, 3,000, तभी तीनों का मिलाकर 9,000 होता। तो अब ये बताओ, यहाँ पर D ने A को रिलीज कर दिया तो अब A के 3,000 रुपए कौन पे करेगा? B और C पे करेंगे। तो B अपनी तरफ से 3,000 प्लस 1,500 रुपए देगा और C भी अपनी तरफ से 3,000 प्लस 1,500 रुपए देगा। तो आप बताओ क्या बाद में B और C A से ए के 3,000 के कंट्रीब्यूशन को रिकवर कर सकते हैं? तो बिल्कुल यहाँ पर बी और सी रिकवर कर सकते हैं। इन दिस केस द रिलीज ऑफ ए डज नॉट डिस्चार्ज बी एंड सी फ्रॉम देयर लायबिलिटी। ए को डिस्चार्ज करने का मतलब ये नहीं है कि बी और सी भी अपनी लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो गए। बी और सी को जो है किसी भी तरीके से डी को 9,000 रुपीज पे करने होंगे। पहले बी और सी 3,000 रुपए पे करने वाले थे, लेकिन अब बी और सी कितना पैसा पे करेंगे? 4,500, 4,500। जो 1,500 रुपए बी और सी का बढ़ गया वो किसकी वजह से बढ़ गया? ए की वजह से। ए का 3,000 बी किसको पे करना पड़ रहा है? इक्वल कंट्रीब्यूशन करा बी और सी ने आपस में। तो अब यहाँ पर जो है ए भले ही डी के लिए लायबल नहीं होगा लेकिन वो अभी भी बी और सी के लिए लायबल है।
ए को अपना कंट्रीब्यूशन बी और सी को पे करना ही होगा। ही इज लायबल टू मेक द कंट्रीब्यूशन टू द अदर जॉइंट प्रॉमिसर। तो यही बात ऊपर बोली गई थी। इट मे आल्सो बी नोटेड दैट द रिलीज जॉइंट प्रॉमिसर रिमेन लायबल टू कंट्रीब्यूट टू द अदर जॉइंट प्रॉमिसर्स। तो क्लियर हो गया आपको। अब देखते हैं अपना लास्ट फिफ्थ पॉइंट जो कि हमें दिया गया है सेक्शन नंबर 45 के अंदर। अभी तक हम देख रहे थे जॉइंट प्रॉमिसर्स के बारे में, लेकिन अब ये जो हमारा फिफ्थ पॉइंट है ये बताता है हमें जॉइंट प्रॉमिसी के बारे में। जिस तरीके से एक या एक से ज्यादा प्रॉमिसर होने पे उनको हम जॉइंट प्रॉमिसर कहते हैं, उसी तरीके से एक या एक से ज्यादा प्रॉमिसी होने पे उनको हम जॉइंट प्रॉमिसी कहते हैं। तो आखिर जॉइंट प्रॉमिसी की क्या राइट्स होते हैं उसको भी हम देख लेते हैं। सिंपल सी बात है, प्रॉमिसी का राइट क्या होगा? तो जिस तरीके से प्रॉमिसर की ड्यूटी होती है परफॉर्मेंस को पूरा करने की, उसी तरीके से प्रॉमिसी का राइट होता है परफॉर्मेंस की डिमांड करना। अब जॉइंट प्रॉमिसीज परफॉर्मेंस की डिमांड किस तरीके से कर सकते हैं इसके बारे में हम पहले भी देख के आ चुके हैं जब हम पढ़ रहे थे हु कैन डिमांड परफॉर्मेंस। तो वहां पर हमने देखा था कि सभी जॉइंट प्रॉमिसीज मिलकर जॉइंटली अपनी परफॉर्मेंस को क्लेम कर सकते हैं, और इन केस अगर किसी जॉइंट प्रॉमिसी की डेथ हो जाती है तो उस केस में उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव प्लस सर्वाइविंग जॉइंट प्रॉमिसीज मिलकर परफॉर्मेंस की डिमांड करेंगे। और अगर सभी जॉइंट प्रॉमिसीज की डेथ हो जाती है तो उस केस में सभी जॉइंट प्रॉमिसीज के लीगल रिप्रेजेंटेटिव परफॉर्मेंस की डिमांड कर सकते हैं। तो वही बात यहाँ पर बोली गई है। एक बार फटाफट कंप्लीट करते हैं इसको। व्हेन अ पर्सन हैज मेड अ प्रॉमिस टू टू और मोर पर्संस, अगर कोई एक पर्सन यानी एक प्रॉमिसर दो या दो से ज्यादा पर्संस को जॉइंटली प्रॉमिस करता है, दो या दो से ज्यादा पर्संस को प्रॉमिस करा जा रहा है, यानी यहाँ पर ये जॉइंट प्रॉमिस ही है, तो उस केस में जॉइंट प्रॉमिसीज का क्या राइट है कि वो सभी मिलकर प्रॉमिसर से परफॉर्मेंस क्लेम कर सकते हैं। और अगर इनकेस किसी एक जॉइंट प्रॉमिसी की डेथ हो जाती है तो उस केस में उस जॉइंट प्रॉमिसी के लीगल रिप्रेजेंटेटिव विद अदर सर्वाइविंग जॉइंट प्रॉमिसीज मिलकर क्लेम कर सकते हैं। और अगर सभी जॉइंट प्रॉमिसीज की डेथ हो जाती है तो उस केस में सभी जॉइंट प्रॉमिसीज के लीगल रिप्रेजेंटेटिव मिलकर परफॉर्मेंस क्लेम कर सकते हैं। तो ये बातें तो हम पहले भी देख चुके हैं। इसी चीज को बोला जाता है, ये जो रूल है इसको बोला जाता है डिवोल्यूशन ऑफ जॉइंट राइट्स। यहाँ पर रह गया अनलेस कॉन्ट्ररी इंटेंशन अपीयर फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट। ये भी हमें पता है कि अगर पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई कॉन्ट्ररी इंटेंशन लिख दे, कुछ कॉन्ट्ररी बातें लिख दे, तो उसी कॉन्ट्ररी बात को मान लिया जाएगा। सपोज जॉइंट प्रॉमिसीज ने मिलकर लिख दिया कि अगर किसी भी जॉइंट प्रॉमिसी की डेथ हो जाती है तो उस केस में उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव परफॉर्मेंस की डिमांड नहीं कर सकते, तो उस केस में नहीं कर सकते, बात खत्म। तो जब तक कोई कॉन्ट्ररी इंटेंशन कॉन्ट्रैक्ट में नहीं दी गई तब तक आपका सेक्शन 45 के रूल्स एप्लीकेबल होंगे। इसका एग्जांपल देख लो, ए एंड बी जॉइंटली लेंड ₹10,000 टू सी एंड सी प्रॉमिस ए एंड बी जॉइंटली टू रीपे देम दैट अमाउंट ऑन अ स्पेसिफाइड डेट। तो ए और बी ने मिलकर 10,000 रुपीज का लोन दिया किसको? सी को। और यहाँ पर सी ने जो है प्रॉमिस करा ए और बी को कि वो उस 10,000 रुपीज को रीपे कर देगा ऑन अ स्पेसिफिक डे। तो यहाँ पर प्रॉमिसर कौन है? प्रॉमिसर है हमारा सी। प्रॉमिसी कौन है? ए और बी। तो प्रॉमिसी कितने? एक से ज्यादा है, तो ये जॉइंट प्रॉमिसी कहलाएंगे। तो अब इस केस में ए और बी जॉइंटली परफॉर्मेंस को क्लेम कर सकते हैं। और अगर इनकेस ए की डेथ हो जाती है तो उस केस में ए के लीगल रिप्रेजेंटेटिव जॉइंटली बी के साथ मिलकर परफॉर्मेंस की डिमांड करेंगे। और अगर इनकेस ए और बी दोनों की डेथ हो जाती है तो उस केस में दोनों के ही लीगल रिप्रेजेंटेटिव मिलकर परफॉर्मेंस की डिमांड कर सकते हैं। तो क्लियर हो गया आपको? ये हो गया हमारा सेक्शन नंबर 45। तो हम क्या देख रहे थे? परफॉर्मेंस ऑफ जॉइंट प्रॉमिस। इसके अंदर हमने सेक्शन 42 से स्टार्ट करा और 45 तक देखा। तो अब देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक